इसमें एक छोटी सी चीज है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाई डज a reaction of molecularity greater than 3 is rarely possible। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये कहना ये चाह रहा है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलिटी वाली रिएक्शन शायद ही कभी होती है। ऐसा क्यों? लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलिटी होती है उसका मतलब क्या होता है। जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D, इन्होंने मिलके कंपाउंड बना लिया ABCD। तो ये रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलिटी है ये 4 होगी, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 4 होगी। अब ऐसी रिएक्शन रेयरली पॉसिबल होती है, मतलब शायद ही कभी पॉसिबल होगी। 4 से ज्यादा तो बहुत ही लाखों में एकाध होगी, कभी तो हो गई होगी। बाकी 3 जो जनरली कोई होती है वो 2, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलिटी वाली रिएक्शन पॉसिबल होती नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में। किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हो जाए तो वो अलग बात है, पर नॉर्मल कंडीशन में या तो मॉलिक्यूलिटी 2 होगी, या तो 1 होगी, या तो मैक्सिमम 3 होगी। तो ये वाली रिएक्शन अगर आपको यहाँ लिखी हुई है तो व्हाई दिस रिएक्शन इज रेयरली पॉसिबल और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके 2 रीजन हमको देना चाहिए, इसके 2 रीजन हमको पता होना चाहिए। देखो, पहला जो रीजन है वो रीजन है कोलिजन एट अ पर्टिकुलर एंगल। इसको समझने के लिए हम ऐसा देखते हैं कि आप लोगों ने कैरम देखा होगा। ऐसा कैरम होता है, यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं, और यहाँ पे कोई गोटी रखी हुई है, और यहाँ पे एक स्ट्राइकर है। अब ये स्ट्राइकर इसको हिट करेगा, तो अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे हिट करेगा तभी ये यहाँ जा सकती है। अगर स्ट्राइकर ने थोड़ा सा भी अलग एंगल पे हिट कर दिया, थोड़ा सा भी इधर एंगल पे हिट किया, तो ये नहीं जाएगा। मतलब सिमिलरली मॉलिक्यूल में भी यही होता है कि ए अगर कोई मॉलिक्यूल है और बी अगर कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ए भी है, ये एक अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा निकल जाएगा तो इन दोनों की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि टकरा ही नहीं पाएगा। एक डेफिनेट एंगल पे स्ट्राइक होना चाहिए। इसको ऐसा समझ लें कि जैसे ये रिएक्शन होती है 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I। अब ये रिएक्शन पॉसिबल कब हो सकती है? आपको पता है H और I का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, यहाँ H और यहाँ I, इस तरह से। अब ये जब चलेंगे आगे, तो जब तक ये H इसको एग्जैक्टली स्ट्राइक ना करे तब तक ये वाले बॉन्ड टूटने नहीं वाले। अगर मान लो ये वाला I का डायरेक्शन ये हो गया तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा। इसको एग्जैक्टली यहाँ से टकराना पड़ेगा, एक डेफिनेट एंगल पे टकराना पड़ेगा, तभी ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अलग है, ये आयोडीन अलग, आयोडीन अलग, फिर ये दोनों हाइड्रोजन मिलके आपस में H2 बना लेंगे और ये दोनों मिलके I2 बना लेंगे। मतलब किसी रिएक्शन के होने के लिए दो जो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे इन दोनों को अगर टकरा के एक नया बनाना है तो इनको एक पर्टिकुलर एंगल पे टकराना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ये निकल जाएंगे बाहर, या ये ऐसा आया तब भी नहीं रिएक्शन हो पाएगा। तो रिएक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल पे टकराना चाहिए। अब सोचो, अगर आपको कैरम में ये वाली गोटी लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपसे बोला है, थोड़ी प्रैक्टिस हो, आपको बोले कि भाई ये 2 गोटी लेना है, एक इधर जानी चाहिए, एक इधर जानी है, तब भी आप बोलो चलो ठीक है कर लेंगे। 3 गोटियां हैं तो भी बहुत अगर एक्सपर्ट आदमी है तब जाके वो बोल सकता है चलो एक इधर एक इधर, एक कहीं इधर उधर जाके मैं डाल दूंगा। अब लेकिन उससे बोले कि नहीं 4 गोटी एक साथ डालना है, ये सब इधर उधर लगी और एक ही बार में 4 गोटी डालना है, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर गोटी को
एक पर्टिकुलर एंगल पे ही हिट करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। तो ये वाली बात समझ में आ गई, कोलिजन एट अ पर्टिकुलर एंगल। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूलिटी होगी उतने ज्यादा एक पर्टिकुलर एंगल पे सबकी एक साथ टकराने की संभावना नहीं होगी। भाई 4 लोग हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे चारों को टकराना पड़ेगा। 2 में आसान है, 3 में बहुत मुश्किल है, 1 में तो बहुत ही आसान है, लेकिन 1 और 1 2 है तो आसान है। बात समझ रही? तो अगर आप 4 ले लोगे, इधर 4 इधर 4, तो ये टकराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तो ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। और सेकंड रीजन इसका दिया जाता है एनर्जी। सेकंड रीजन इसका दिया जाता है एनर्जी। एनर्जी से क्या मतलब है? अब मान लिया ये हाइड्रोजन है, या कैरम का ही एग्जांपल ले लें, ये कैरम का ही एग्जांपल ले लें, यहाँ पे रखा है ना, यहाँ पे स्ट्राइकर है। अब इसको इससे हिट करना है। अब आपने हिट बिल्कुल करेक्टली किया है, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में किया है कि इसमें चली जाएगी, पर आपके पास जो एनर्जी है वो लेस है। ये गोटी केवल यहाँ जाके रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? पहले जाके रुक जाएगी। तो ना केवल एंगल जरूरी है, बट एक पर्टिकुलर एनर्जी से भी जरूरी है। उससे कम अगर एनर्जी होगी तो टकराएगा नहीं, उससे ज्यादा होगी तब भी मुश्किल हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा मार दिया तो हो सकता है घूम के आ जाए वापस। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी और एक पर्टिकुलर एंगल पे जब 2 मॉलिक्यूल टकराते हैं तभी उनका रिएक्शन पॉसिबल होता है। इस चीज को कोलिजन थ्योरी भी कहा जाता है। वो अभी सिलेबस से हटा दिया इस साल, पहले इसी चैप्टर में था वो, तो अभी हटा दिया है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको। सो बात समझ में आई? अगर जैसे ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है। अब ये दोनों टकरा भी रहे हैं, बिल्कुल सही एंगल से टकरा रहे हैं, बस इसकी एनर्जी लेस है। तो क्या इसमें इतनी ताकत होगी इस बॉन्ड को हाइड्रोजन को इस बॉन्ड को तोड़ने पे मजबूर करें? क्या इतनी एनर्जी होगी उसकी? ऑब्वियसली इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन अलग होगा, अदरवाइज तो हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा। इसको बिल्कुल अलग होना चाहिए। जब ये हाइड्रोजन अलग होगा, ये वाला खुद का ये खुद अलग होगा, तब जाके H2 बनेगा। तो ये वाली भी समझ में आ गई। तो अगर 4 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो इनको एक पर्टिकुलर एंगल पे ही टकराना पड़ेगा और सबकी एक मिनिमम गिवन एनर्जी होनी चाहिए। अगर एक की भी एनर्जी उससे कम और या ज्यादा हो गई तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो चारों का एक साथ परफेक्ट एंगल पे टकराना और परफेक्ट एनर्जी का होना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। एंड हेंस मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन ग्रेटर देन 3 इज रेयरली पॉसिबल। यहां तक समझ में आ गया? दोनों रीजन समझ में आ गए क्या? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ये दोनों रीजन समझ में आ गए? मैं आगे बढ़ूं? ओके। एक इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये एक रिएक्शन है, KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस थ्राइस H2SO4, और ये रिएक्शन में बनता है KCl प्लस 3Fe2SO4 ओके प्लस 3H2, ये बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ और ये सब बना। अब एक स्टूडेंट ने इस रिएक्शन को, स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट ले लें, कौन ले लें? ओशी ले लें क्या? ओशी ने इस रिएक्शन को देखा और उसने बोला कि भाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1 + 6 + 3 दैट इज 10। अभी हमने पढ़ा था कि एनी रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली पॉसिबल। तो ये तो 10-10 वाली है, ये तो इम्पॉसिबल ही होगी। तो इसके ऑब्जर्वेशन में क्या मिस्टेक है? व्हाट इज द मिस्टेक?
कोई भी बता सकता है कि इसके ऑब्जर्वेशन में क्या मिस्टेक है? इसने अगर ऐसा देख के ऐसा लिख दिया तो इसके ऑब्जर्वेशन में क्या मिस्टेक है? कोई बता सकता है? आइडिया लगा सकता है? एनीवन? कोई भी कुछ आइडिया लगाओ, कहाँ गलती किया होगा इसने? इसके सोचने में क्या गलत है? ठीक है या ठीक है, मैंने जब 50 बार बोल दिया तो उसके मन में उसने बोला सर आप मेरे को हर बार गधा कह देते हो सर, ऐसा मैं गधा तो नहीं हूं। अब मुझे लगा कि मैंने जब उसको 10वीं बार कहा तो उसने मुझे रिस्पॉन्स किया, पर हो सकता है जब से मैंने पहली बार बोलना चालू किया था तब से उसके मन में थोड़ा 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 डेवलप होना चालू हो गया था कि यार मुझे बोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, और 10th में जाके बोला यार अब तो बोल देगा सर को, सर मेरे को गधा क्यों कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो जब आउटपुट आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो 10वें के कारण हुआ, पर वो जो पहले से चल रहा था अंदर एक एक स्टेप में वो बढ़ रहा था वो हम नहीं देख पाते। सिमिलरली जो रिएक्शन आपको लिखा दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्टेंट है और इसी में प्रोडक्ट बन गया। हो सकता है वो रिएक्शन एक साथ सब टकराए ना 10 मॉलिक्यूल, पहले 2 टकराए कुछ बना, फिर अगले 2 टकराए फिर कुछ बना, फिर तीसरे टकराए कुछ बना, ऐसे करते करते 10 4-5 स्टेप हो गई और उसके बाद फाइनल रिएक्शन आया। मतलब रिएक्शन एक स्टेप में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बोलेंगे सर हम कैसे पहचान सकते हैं कि रिएक्शन एक स्टेप में होगी कि नहीं होगी, तो आप कभी नहीं पहचान सकते, कोई भी नहीं पहचान सकता, साइंटिस्ट भी नहीं पहचान सकते, वो एक्सपेरिमेंट करके ही पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो, और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल ग्रेटर देन 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डेफिनेटली ये कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होनी चाहिए, और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी हम देखकर नहीं बता सकते। हाँ, अगर अपने को पहले से ये पता है, कंफर्म है कि एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री किसको कहते हैं? जो सीधे एक ही स्टेप में हो रही है, मतलब ये और ये मिले और सीधे प्रोडक्ट बना लिए। अगर ये आपको कंफर्म किसी ने बोला, आप अपने आप नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, ये आप अपने आप नहीं बोल सकते, आपको बोला गया, बुक में बोला, किसी क्वेश्चन में पूछा, बोला आपको कि ये एलिमेंट्री है, अगर ये यहां तक कंफर्म है तब तो आप ये बोल दोगे कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब इसका जो मॉलिक्यूलिटी होगी वो जितने यहाँ पे रखे हुए हैं, मान लिया यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मॉलिक्यूलिटी 3 हो जाएगी। ओके, तो अब पूरा जो मीनिंग है कहने का वो ये हुआ कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी है तो पहली बात तो आप देख के नहीं बता सकते कि वो कॉम्प्लेक्स होगी या एलिमेंट्री होगी, एक बात ये होगी। दूसरा, अगर उसकी मॉलिक्यूलिटी 3 से ज्यादा है तो डेफिनेट आप बोल दोगे, हमारे सिलेबस के हिसाब से, वो हायर सिलेबस में थोड़ी अलग चीजें होती हैं जिसमें 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल भी हमको स्टडी करनी पड़ता है। हमारे 12th सिलेबस से हम ये बोल सकते हैं कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलिटी आपको जब भी दिखेगी आप बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स है, वो तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होगा। 2 तक आप थोड़ा रुक सकते हैं, पर फिर भी देख के तो बता ही नहीं सकते। हाँ, अगर एक ही मॉलिक्यूलिटी तब तो डेफिनेटली एलिमेंट्री होगी। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? यस सर। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा पढ़ते हैं, वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको अपन कहते हैं RDS, है ना, RDX मत कह देना, वो विस्फोटक हो जाता है, ये RDS है। ये क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कार बनती है। इस फैक्ट्री के 4 जो है डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 जो है वो टायर्स बनाता है, ये जो है फ्रेम बनाता है,
पूरा उसका बॉडी फ्रेम यानी बॉडी का फ्रेम बनाता है, और ये इंजन वगैरह बनाता है, और ये इन सबको असेंबल करता है। और इस तरह से चारों से मिलकर हमारे पास फाइनली क्या आ जाती है, कार निर्मित हो जाती है। अब मान लो एक दिन में ये 28 टायर बनाता है। एक दिन में ये फ्रेम कितने के बनाता है, 5 के। इंजन ये बना पाता है 10 के, और जो असेंबली है वो 9 तक असेंबल कर सकता है, 9 कार असेंबल कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कार को असेंबल करने की क्षमता कितनी है, 9 कार पर डे। इसके इंजन बनाने की क्षमता कितनी है, 10 कार पर डे। इसके फ्रेम, बॉडी के फ्रेम बनाने की क्षमता कितनी है, 5, फ्रेम में पेंट वगैरह सब करके 5। और टायर्स, ये टोटल टायर्स कितने बना सकते हैं, 1 डे है ना, 28 टायर टोटल बना सकते हैं। बता सकते हो कि एक दिन में कितनी कार बना सकते हैं, जल्दी बताओ कोई, एक दिन में कितनी कार ये बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। किसी भी गिवन रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, उस स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था यार, आप लोग भेजते नहीं हो, मैं थोड़ा चेक करूंगा कौन कौन भेजता है। आप लोग एक काम करेंगे, ग्रुप में भेजा करेंगे वाला, आप लोग ग्रुप में आंसर भेजा करेंगे। अब आप क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे को नाम पता नहीं चलते, ग्रुप में भेजने से नाम शायद पता चल जाते हैं। आप लोग ग्रुप में ही भेजा करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक ग्रुप में भेजा करें, और दूसरी चीज ये है कि मैंने आपको बोला था ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस आपको लिख के भेजना है, तो आपने अभी तक क्यों नहीं लिख के भेजा मुझे? कल होमवर्क दिया था सभी लोग, 27 लोग हैं, 27 के 27 मुझे आंसर आज अभी क्लास के बाद आप लोग भेजेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर, ये आपको एनसीईआरटी में आसानी से मिल जाएगा, तो इसमें आपके बहाना भी नहीं चलेगा कि सब मिल नहीं रहा है। ठीक है, कम से कम तीन डिफरेंस मुझे लिख के भेजने, एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी भेजेंगे आप लोग। यस सर। ओके, चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं,